हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक 2 है विटल से क्लासिफिकेशन उसको शुरू करेंगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम जो क्लास है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे ये बताओ कि जो ऑडियो है आपको क्लियर है और साथ ही साथ आपको जो डिस्प्ले है वो भी शो हो रहा है, विजिबल है। गुड इवनिंग सविता। ओके बेटे, वॉइस क्लियर है तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और तब तक के लिए मुझे ये बताओ कि आपको जो भी आपके डाउट्स हैं अभी तक, क्या कोई भी डाउट है जो आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है? यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 शुरू हो गई है। आज यूनिट 2 का आपका जो सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो ये यूनिट 2 में जो आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है उसकी सिर्फ कल एक क्लास होगी और उस एक क्लास में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ लो। ठीक है, तो ये आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये स्क्रीन पे गुड इवनिंग अजय, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा ये क्या है, ये फिलर फॉर्म का इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम हैंडल है और आपका जो फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जिसने भी इनसे ज्वाइन नहीं हुआ है वो ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ इन जो फिलर फॉर्म है उसको सब्सक्राइब भी कर लो। आपको जो न्यू न्यू न्यूज़ है वो पता चलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है बेटे वो ज्वाइन कर लो। उसके बाद ये देखो, ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप है और इस फिलर फॉर्म ऐप को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? इस फिलर फॉर्म ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे पेपर 2 हो, पेपर 1 और पेपर 2 में भी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर वो सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 वो यूज करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कूपन कोड है इसको जरूर यूज करो, इससे आपको ही फायदा होने वाला है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, वो है हमारा विटल से क्लासिफिकेशन। अच्छा मैम, जो पैडी प्लेन, पेनी प्लेन, सविता, इनमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है? ऑफ कोर्स कंफ्यूजन हो जाती है, ये मैं बिल्कुल मानूंगी। और आपकी ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? जब बार बार क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपको ये जो वर्ड है ना, वर्ड आपको माइंड में बैठ जाएंगे बेटे। जैसे मेरे माइंड में अभी ये वर्ड बैठे हुए हैं क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है। ऐसे ही आप बहुत बार रिवाइज करने के बाद जब उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, पेनी प्लेन, पैडी प्लेन, देखो पैडी प्लेन में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, जहां पे डी की साउंड हो जाती है। तो देखो पैडी प्लेन किसने दिया है आपके, एक ट्रिक बताती हूँ। पैडी प्लेन दिया है आपके एलसी किंग ने। तो जहां पे आपका ये आ जाए पैडी, पैडी का मतलब ये जहां पे ये डी आ जाए तो आपका सी और डी इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो उसे आप याद रखना,
पैडी प्लेन आपका दिया है एलसी किंग ने, ठीक है। पेनी प्लेन तो आपको पता ही आपका किसने दिया है, पेनी प्लेन आपके दिया है विलियम मॉरिस डेविस ने। उसके बाद पेनी प्लेन के बाद एक है आपका पेन प्लेन, ठीक है। वो जो क्या है, पेन प्लेन, आपका एक फ्राई पैन होता है ना ऐसे, तो उस प्लेन के बारे में आपको किसने बताया, पेन प्लेन के बारे में बताया आपका क्रिकमे ने, ठीक है। तो ऐसे आप बार बार रिवीजन करो तब याद होगा। एक ही ट्रिक मैंने बता दी और आपको पेनी प्लेन तो याद हो जाएगा, क्योंकि पेनी प्लेन आपके विलियम मॉरिस डेविस ने दिया है। वही आपका जो पेन प्लेन है, जो आपका फ्राई पैन है, ये ऐसे याद रख लो, फ्राई पैन क्रिकमे ने या क्रिक ने, या फिर ऐसे याद कर लो, क्रिकेट में फ्राई पैन से मारा, एक लड़के ने क्रिकेट में फ्राई पैन से मारा, ठीक है। तो क्रिकेट से बन गया आपका क्रिक में और फ्राई पैन से बन गया आपका पेन प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पेन प्लेन वाला भी याद हो जाएगा। हुआ या नहीं? हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। ये आपका मोस्टली ये तीन ही वर्ड हैं, पेन प्लेन, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, है ना। तो ऐसे ये जो ट्रिक बताए ना, इस ट्रिक को बार बार रिवाइज करना, और जब आपको ये याद हो जाए ना, फिर आप ऐसे मत सोचना कि आपको याद हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे, भूल जाओगे आप, 5 दिन के अंदर भूल जाओगे उसको। जब डेली आप जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन लगाओगे ना, तब याद रहेगा। मैंने आपको वो फ्रेंड जियो ऐप बताई थी, क्या सबने उसको यूज किया? क्या सब उसका उस पर जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे? तो आप कर रहे हो तो आपने क्वेश्चन देखे हैं ना, अब इतने सारे क्वेश्चन बता रखे, वो सारे आपके सिलेबस से ही आए हुए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है बेटे, ठीक है। अब ये है आपका स्कीम ऑफ एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन। देखो यहाँ पे क्षेत्रीयकरण या रीजनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था। रीजन का मतलब होता है खाली क्षेत्र, का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एरिया जो अपने आसपास के एरिया से अलग जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रखता है। यहाँ का समाज अलग है, यहाँ का संस्कृति अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग है। तो वो होता है आपका रीजन। रीजन एक ऐसा एरिया होता है अर्थ पे जो अपने आसपास के एरिया से अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, उसको बोला जाता है आपका रीजन, ठीक है। ये कहते हैं कि जो हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करते हैं एग्रीकल्चरल लैंडस्केप का, एग्रीकल्चर का, वो किस लिए नीड पड़ता है, टू मेक अ रीजनल एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक रेजिंग एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। हिंदी में देख लो कि फसल उत्पादन और पशुधन पालन, यानी कि फसलों का उत्पादन और पशुधन पालन और अन्य विशेषताओं का क्षेत्रीय विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए कृषि परिदृश्य का क्या है, भौगोलिक आवश्यकता है। और कृषि आपका क्या है, एक निर्बाध क्षेत्र है जिसमें आपका विशेष रूप से जो ये जो सीमाएं हैं वो परिभाषित होती हैं, और इस सीमा के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्या होती है, आपकी होमोजेनिटी होती है। इंग्लिश में देख लो कि एग्रीकल्चरल रीजन इज एन अनइंटरप्टेड एरिया, यानी कि जो एग्रीकल्चरल रीजन यानी कि वो एरिया होता है जिसमें सेम तरह की, यानी कि सेम काइंड ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि एक तरह की होमोजेनिटी या एक रूपता मिलता है, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन, जो कि आपके विटल से ने ये डेफिनेशन दी है 1936 में। आ गया समझ में किसने दिया है? आगे चलते हैं।
जो आपका फर्स्ट पर्सन है जिसने ये अटेम्प्ट किया है एग्रीकल्चर को क्लासिफाई करने का, यानी कि एग्रीकल्चरल एरिया को डिवाइड करने का, वो दिया है आपके सबसे पहले किसने, याद रखो, सबसे पहले आपके विटल से थे, जो आपके पहले पर्सन है जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया एग्रीकल्चर के टाइप को क्लासिफाई करने का। और आपका जो ईयर 1936 है उसमें विटलसे ने पूरे वर्ल्ड को एग्रीकल्चर सिस्टम के अकॉर्डिंग 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है कि विटलसे ने पूरे अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 13 पार्ट में डिवाइड किया 1936 में। और उन्होंने अपना जो ये साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया वो किस में दिया, विटलसे ने अपने, ये देखो ये जो पेपर है मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ, ये याद रखना, जो इनकी बुक है मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द अर्थ 1936 में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। आ गया यहाँ तक समझ में? ये बुक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी बुक का नाम है। और साथ ही साथ इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एग्रीकल्चर सिस्टम के बेस पे डिवाइड कर दिया गया, 13 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हिंदी में देख लो कि विटलजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कृषि के प्रकारों को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और 1936 में विटलसे ने क्षेत्र के जो आप, गुड इवनिंग रुचि, तो विटलसे ने 1936 में जो अपना मॉडल दिया आप क्षेत्र के आधार पर, यानी कि एक एरिया के बेस पे पूरे विश्व की जो पूरे विश्व की जो कृषि प्रणाली है उसको 13 भागों में डिवाइड कर दिया गया। हाँ जी, सविता विटलसे ने 13 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 मिनट वेट करो और एक बार यहाँ तक पढ़ो।
तो चलो यहाँ तक आ गया है सबको समझ में। ये पता दिया था ना कि मैंने विटलसे ने 13 भागों में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद 1936 में विटलसे ने जो है अपना क्लासिफिकेशन दिया था, वो इनका ये जो पेपर है, पृथ्वी के प्रमुख कृषि क्षेत्र यानी के मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द अर्थ 1936, ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है, ये एग्जाम में पूछा गया यहां से क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी बेटे रुचि, रिकॉर्डेड क्लास जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो आपके नोट्स तो नहीं जाने चाहिए, क्लास तो चली जाएंगी आपकी, बाकी नोट्स तो डाउनलोडेड आपके रहने चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में मैंने आपको दिखा दिया, और ये इम्पोर्टेंट है। पहले यहाँ से जो ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है ना, आपके थोड़े डीप से क्वेश्चन आने लगे हैं। अब इनके जो एग्रीकल्चरल रीजन है ना, उनसे थोड़ा डीप से क्वेश्चन आने लगे हैं। विटलसे क्लासिफिकेशन, विटलसे ने ये बिलीव किया कि जो रीजनल पैटर्न है एग्रीकल्चर का, यानी कि एक रीजन में कैसा हो रहा है, दूसरे रीजन में कैसा, तीसरे रीजन में कैसा, ये कैसे डिटरमाइन होता है वहां के फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर्स में। अब फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं, यानी कि आपके भौतिक पर्यावरण या पर्यावरण के गैर भौतिक तत्व, सब खत्म हो जाता है। अच्छा बेटे, ये ना ऐप, ये जो ऐप वाले हैं ना, उनका है। अब मेरे हाथ में ये चीजें नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं आपकी क्लास को का टाइम जो है रीशेड्यूल कर सकती हूँ, बाकी और क्लास ले सकती हूँ और आपके डाउट सेशन क्लियर कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब आपने रुचि दोबारा से लिया है? देखो ये इसमें क्या कह रहे हैं, ये इसमें कह रहे हैं विटल से, ये कहते हैं कि अगर आपको किसी भी एरिया, मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में अगर आपको किसी भी एरिया का एग्रीकल्चर के पैटर्न के बारे में जानना है, हाँ जी, जीतू सर के हैंड में अजय, तो आपको क्या करना है, वहां के जो भौतिक और गैर भौतिक तत्व है उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक पर्यावरण कौन सा होता है, जो भौतिक पर्यावरण में आता होता है, जैसे आपकी क्लाइमेट हो गई, क्लाइमेट में भी आपका क्या आएगा, आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान, वर्षा, वायुदाब, और आपकी जो है ह्यूमिडिटी, पाला, ठीक है, ये सब आएगा आपका पर्यावरण में। और ये जो क्लाइमेट में आएगा, और क्लाइमेट की वजह से भी आपकी जो ये चीजें अफेक्ट होती है, आपकी सोयल है, आपकी जो टेरेन है, टोपोग्राफी है, धरातल है। आज लास्ट डे आपका। बेटे 3 मंथ्स वाला कितने का आता है, एक बार मेरे को ये बताओ, कितने में है वो पैक? 3 मंथ्स वाला ले लो रुचि, इतने पेपर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो आपका भूभाग, आपका जलवायु, मिट्टी, पानी, ये सब इफेक्ट करता है आपकी एग्रीकल्चर कर। 3 महीने का 1800 में, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटे। अच्छा,
और आपके जो गैर भौतिक तत्व हैं उसमें आपकी ह्यूमन एक्टिविटी आ जाएंगी, ठीक है, वो इफेक्ट करती हैं आपके इसको पर्यावरण फसलों को, ठीक है। नॉन फिजिकल में जैसे आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन की एक्टिविटीज हो गई, इसमें है आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूशन जैसे आपकी मशीन है, आपके बायोकेमिकल्स हैं यानी कि केमिकल यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डेमोग्राफिक, ये सब आपका इफेक्ट करता है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को। तो दो तरीके के ही फैक्टर है, एक है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, दूसरा है नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट। बेटे ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कम में दिलवा दूं। आपका अगर 3 महीने का मैं बोलूं तो कम से कम आपका ये 3 महीने का अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, उस फेस्टिवल पे बिल्कुल आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा। मतलब आपका जो डिस्काउंट है वो आपको 25% तक मिल जाएगा। तो आप इतने वेट कर लो और तब तक आप जो पुराने क्लासेस का आपने पीडीएफ बनाया था, नोट्स बनाया था, उनको कवर कर लो। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं आपको बस जो अपने नोट्स है वो शेयर कर सकती हूँ फोटो क्लिक करके, क्योंकि बेटे वो ऐप का वो सबका मिलके डिसीजन होता है, हमारा डिसीजन नहीं होता है आपकी फीस कितनी रखनी है कितनी नहीं। हमको सिर्फ इतना दिया जाता है कि आपको सिलेबस करवाना है और आपको इतनी घंटे की क्लास देनी है और ये आपकी सैलरी है, हमें इतना बताया जाता है, बाकी में हमारा कोई रोल नहीं होता। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कन्वे कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी ये प्रॉब्लम सर तक कन्वे कर दूंगी कि सर थोड़ा सा जो प्राइस है वो कम कर दो, ठीक है। हाँ अभी स्कॉलरशिप भी हुआ था। स्कॉलरशिप टेस्ट दिया आपने रुचि? अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देते ना तो उसमें भी जो है ना वो मिला है, किसी बच्चे को 25%, किसी बच्चे को 90% तक की छूट मिली है। ठीक है, तो ये है आपके जो फैक्टर्स है, ये दोनों समझ में आ गए, फिजिकल यानी कि फिजिकल और नॉन फिजिकल यानी कि हैं आपके भौतिक पर्यावरण फसलों के, भौतिक पर्यावरण के कारक और गैर भौतिक तत्व, दो तत्व हैं। अरे कोई बात नहीं, तो जरूरी है कि आपको कल के कल लेना, 4-5 दिन बाद ले लेना बेटे, जब अवेलेबल हो जाए ना तब ले लेना। अब आगे है, अब देखो ये वाली जो आपके है ना ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये कंडीशन आपके एग्जाम में पूछी गई है कि जो विटल से है, विटल से ने कौन से 5 जो क्राइटेरिया हैं वो यूज किए हैं, एडॉप्ट किए हैं अपना एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन करने के लिए। इस एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक इस पूरे वर्ल्ड में आपकी कौन सी एग्रीकल्चर की जाती है, किस तरीके से की जाती है, ये आपके दिया है विटलसे ने। और विटलसे ने ये जो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन है इसको अडॉप्ट करने के लिए कुछ 5 क्राइटेरिया दिया है, 5 चीजों का यूज किया है। सबसे विटलसे ने कृषि प्रकारों के वर्गीकरण में 5 मापदंड अपनाए हैं, जो सबसे पहले हैं प्रणाली के संरचनात्मक चरित्र का फसल और पशुधन संयोजन। इसमें क्या कहते हैं, क्रॉप यानी कि फसल, एंड लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। यानी कि इसमें पहले उन्होंने कॉम्बिनेशन क्या लिया, आपकी फसल का और डेयरी फार्मिंग का, इसका क्या लिया, कॉम्बिनेशन लिया, और उसके अकॉर्डिंग देखा कि पूरे वर्ल्ड में कैसे एग्रीकल्चर और ऐसे एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है कि फसल उगाई और साथ ही साथ पशु पाल रहे हैं।
सेकंड है मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेज लाइव स्टॉक। ये कहते हैं कि सेकंड वो मेथड्स और टेक्निक अडॉप्ट करी इन्होंने जिसकी वजह से क्रॉप भी उगा सके और हमारा जो लाइव स्टॉक है उसको इंक्रीज कर सके, उसको बढ़ा सके। सेकंड क्या है? सेकंड है फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां और तकनीकों में क्या करे? सुधार करे। बेटे मैं नोट सेंड कर दूंगी, कल फास्ट है ना तो कल अपलोड नहीं हो पाए, और साथ और कंटेंट इसलिए अपलोड नहीं हो रहा क्योंकि पता नहीं ऐप में क्या प्रॉब्लम होगी, ये कंटेंट अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो अपलोड तो तब करो ना ये ऐप ठीक हो, ऐप भी को पता नहीं क्या हो जाता है, ज्यादा कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड इन्होंने यूज किया, पहला क्रॉप का यानी कि फसल का और पशुओं का कॉम्बिनेशन लिया। दूसरा इन्होंने जो नई मेथड और टेक्निक यूज किए जा रहे हैं फसलों को और चारों के बढ़ाने के लिए। थर्ड है इंटेंसिवनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट, यानी कि सघनता, भूमि पर इनपुट के अनुप्रयोग में तीव्रता, यानी कि जो हमारा लैंड है, लैंड पे हम जो लेबर है, कैपिटल यानी कि पैसा है, और ये सब का यूज ज्यादा करें। ठीक है, इसमें तेजी आई है। फोर्थ पॉइंट है कि डिस्पोजल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट वेदर यूज फॉर सब्सिस्टेंस और सोल्ड ऑफ। ये कहते हैं कि जो आपकी कृषि की उपज होती है, उपज क्या होती है? जो हमें ये फसल उगाने के बाद लास्ट में जो मिलता है उसको बोलते हैं कृषि उपज। और जो आपके पशुधन उत्पादन है, उत्पादन का निपटान है, उनका उपयोग कैसे करते हैं? जीवन निर्वाह के लिए किया जाए या बेच दिया जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इस इन सिंबल्स ऑफ स्ट्रक्चर यूज टू हाउस द फार्म ऑपरेशन और फार्म बिल्डिंग। ये कहते हैं कि फर्म संचालन और एफआई को रखने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचनाओं का समूह खोलना चाहिए। ये 5 एडोप्टेशन है जो आपके किसने एडॉप्ट की है? ये 5 एडोप्टेशन एडॉप्ट की हैं आपके ठीक है, तो ये जो 5 है ना, ये 5 के 5 आपको याद रखने हैं। ये विटलसे ने क्या किए हैं? एडॉप्ट किए हैं। किसको किस लिए एडॉप्ट किए हैं? विटलसे ने ये एडॉप्ट किए हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चरल रीजन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से एग्रीकल्चर की जा रही है, इसके लिए इन्होंने 5 क्या लिए हैं? 5 ये मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, 5 ये कैरेक्टर्स। ठीक है, जो आपको याद रखने, ये पूछा जाता है। विटल से के 5 वेरिएबल कौन से हैं? अच्छा, इंग्लिश थोड़ा ज्यादा दिखाऊं? कोई बात नहीं अभिषेक, मैं इंग्लिश भी ज्यादा दिखा दूंगी। ये एक बार पढ़ लो, ये 5 के 5 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। फिर सेकंड है मेथड एंड टेक्निक, किस तरीके की मेथड और टेक्निक यूज की जाती है। मान लो ये एशिया है, और यानी कि ये यूएसए है आपका, और ये एशिया है। अब इसमें इन्होंने देखा कि इधर एग्रीकल्चर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है, और इधर एशिया में कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है। ठीक है, और उसके बाद है हमारे लेबर, यानी कि कितने हम मजदूर यूज कर रहे हैं, पैसा कितना लगा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब देखा जाता है कि किसी भी लैंड पर कितना इंटेंसिव रूप से हम खर्च कर रहे हैं। और पॉइंट देख लो, फर्स्ट हिंदी में दिखा दिया मैंने, प्रणाली के संरचनात्मक चरित्र का फसल और पशुधन संयोजन, यानी कि आपके फसलों का और पशुधन का संयोजन, ठीक है, होता है। सेकंड है फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां और तकनीकें, यानी कि जब आप फसल उगाते हो और फसल उगाने के साथ साथ जो आपके ये हैं एनिमल्स है या आपके पशु हैं,
पशु को पालने के लिए भी हम कुछ और तकनीक यूज करते हैं, वो भी इसमें देखी जाती है। तो इन सब के बेस पे ये जो मेथड्स है ये दिया गया है, ये जो एडोप्टेड मेथड है। अब विटल से के 5 वेरिएबल कौन से हैं? तो पहला है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, पहला क्या है आपका क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। दूसरा है मार्केटिंग यानी कि बाजार। तीसरा है मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनीकरण। चौथा है मेथड ऑफ लैंड यूज यानी कि किस तरीके से हम जो लैंड है उसको यूज कर रहे हैं। जैसे जो आपकी सबसे अच्छी लैंड होती है उसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है, और वो फुली डेवलप्ड होती है। वही जैसे जैसे हम बारिश से इधर वाले एरिया में चलते हैं, जो आपकी जो विंड है, विंड का कलर भी चेंज हो जाता है और बारिश भी कम होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है मेथड ऑफ लैंड यूज। और लास्ट में प्रोडक्टिविटी यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी बातें मिलके आपको कुल मिला के याद करनी है विटल से के 5 वेरिएबल्स में। आ गया समझ में बेटे? ये सेम ही है बेटे, सेम है आपका। अब जो विटल से हैं, विटल से ने जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड को 13 एग्रीकल्चरल रीजन में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहले है आपका नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब है आपके चलवाशी पशुचारण। सेकंड है आपके लाइव स्टॉक रेंचिंग। लाइव स्टॉक रेंचिंग में क्या है आपके व्यवहारिक पशुपालक। थर्ड है आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरणशील का पुष्प। उसके बाद है रूडिमेंटल सैनिटरी टिलेज यानी कि जो आपके प्रारंभिक जो आपके स्थायी कृषक है। स्थायी कृषक कौन से? यानी कि जो हमेशा काम करते रहते हैं एक लैंड ऑफ पीस में पूरा साल, साल के 24 महीने आप क्या करते हो, काम करते हो, वो होता है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज। अब आपका एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विद राइस डोमिनेंस। राइस यानी कि चावल। ये कहते हैं कि ये वाला जो एरिया वो कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे लड़कियों की नहीं चलती, और दूसरा उस लड़की के हाथ में कोई बच्चा था, इसको बोला जाता है रूडिमेंट्री सैनिटरी टिलेज। नहीं बेटे, ये 13 पार्ट में नहीं आते। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने से पहले उसकी अजम्पशन पढ़ते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, तो वही है, बस अजम्पशन और कैरेक्टरिस्टिक में लगा लो इनको। आ गया समझ में? उसके बाद है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस यानी कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। यानी कि ये कुछ रीजन तो ऐसा है जहां पे आपके चावल उगाए जाते हैं। जैसे आपका इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है आपका, और भी है जहां पे क्या होता है, जहां पे आपका ये गेहूं है वो ज्यादा होता है। वही गेहूं कहाँ पे कम होता है? गेहूं कम होता है आपका, गेहूं आपका, सॉरी राइस आपका कहाँ का मिलेगा ये मैंने बता दिया। अब आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट पैडी यानी कि ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका घर नहीं होगा, घर से बाहर जाके कहीं सेलिब्रेट करते हो ना। और ये वाला जो एरिया वो कौन सा, जैसे इसमें आ गया आपका चाइना वाला रीजन आ गया, कुछ मंगोलिया वाला पार्ट आ गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने करा दिए। उसके बाद सेवेंथ है कमर्शियल प्लांटेशन चिलिंग टिलेज। कमर्शियल यानी कि पूरा एक लैंड है और उस लैंड पे आपने मान लो जामुन के पेड़ उगा रखे हैं, तो वे जामुन आप खाओगे नहीं, डायरेक्ट उसको बेच दोगे। जिसने आपसे जो ये सामान है रखने को कुछ दिया उसको बोला जाता है। ठीक है, तो कमर्शियल प्लांटेशन विलेज हो गया। अब आपका सेकंड है
मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, और उसके मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कौन सी होगी? जो आपका मेडिटेरियन एरिया, इसके आसपास वाला जो रीजन है, वहां पे सारी मेडिटेरियन क्लाइमेट है। उसके बाद लास्ट है आपका कमर्शियल और ग्रेन फार्मिंग। तो ये 13 आपको याद रखने हैं। अब 10th पे है आपका ये आपका विटल से का एग्रीकल्चरल रीजन। अब इसमें देखो, आपका विटल से का एग्रीकल्चर रीजन में याद रखो, उससे पहले एक बात और याद रखना। ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के 0 डिग्री से जैसे ही 90 डिग्री की ओर जाते हैं, तो 2 घंटे का जो हाथ है वो क्या होता है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है। तो उसमें आप पेपर बहुत अच्छे से करते हो। बाकी 11th 12th के पास तो 3 घंटे का जो टाइम है। ठीक है, आया बेटे समझ में? जल्दी बताओ बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद हम जो ये कल्टीवेशन है, यानी कि जो एग्रीकल्चर है, इसके टाइप पढ़ेंगे। आया बेटे कुछ समझ में? ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। दस मिनट दे रही हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। बहुत इजी सी थ्योरी है। 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद आप कुछ भी, 10 मिनट में आप कुछ भी पूछ सकते हो। जल्दी से पूछो बेटे, अगर कोई भी डाउट है तो। अभिषेक, रोमांशी, यशवंत, सविता, रुचि। बहुत इजी सा चैप्टर है ये, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखो, ये आपको क्या दिखा रखा है? देखो, ये तो पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट है, ये तो क्लाइमेट का मैप है। एक मिनट, ये तो क्लाइमेट का मैप है, बट ये आपका जो विटलसे ने पूरे वर्ल्ड को एग्रीकल्चर रीजन, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, उसको बोला जाता है आपका एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर रीजन में सबसे पहले आएगी आपकी नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि आपके चलवासी पशुचारण। जो आपके चलवासी पशुचारण, उसमें कैसे आपके जो लोग हैं वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, पुराने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इन्वॉल्विंग द ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और नेचुरल पेस्ट्योर्स। आया समझ में बेटे? नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग का हिंदी में मतलब होता है
चलवासी पशु चारण, ये जो पशु पालन होते हैं ये क्या करते हैं, अपने पशुओं को एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वे गर्मियों में तो अपने शिप को यानी कि अपने भेड़ों को नीचे वैली से ऊपर माउंटेन पर ले जाते हैं, जबकि वही सर्दियों में ये अपने घोड़ों को नीचे ले आते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका सीजनल माइग्रेशन, मौसमी प्रवाह। ये सीजनल माइग्रेशन किस वजह से हो रहा है आपको, ये आपको चेक करवाना पड़ेगा। बाकी नोमैडिक जो हर्डर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला, जैसे आपके ये पहाड़ों पर जब सर्दी होती है, सर्दी कम होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी में तो ये नीचे से ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में ये ऊपर से नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो स्नो है, स्नो पड़ती है, स्नो पड़ने की वजह से इनको अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, यानी कि वहां पे घास नहीं लग पाती, जो एकमात्र सोर्स है ग्रेजिंग का, चरने का, ठीक है। आ गया समझ में? अब इसको पढ़ते हैं। जो आपकी नोमैडिक हर्डिंग है, एक फॉर्म है एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाहक, यानी कि जो एग्रीकल्चर अपने निर्वाह के लिए की जाए, अब सिर्फ अपना पेट भरने के लिए की जाए। और जो आपके नोमैडिक हर्डर यानी कि जो आदिवासी होते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, वे परमानेंट नहीं थे, ठीक है। वे क्या है, सीजनली 10 दिन यहाँ पे 10 दिन वहां पे वे माइग्रेशन करते रहते हैं। इट रिक्वायर कांस्टेंट और सीजनल माइग्रेशन, लगातार, और जो सीजनल माइग्रेशन है वो होता रहता है नोमैड्स का, ठीक है। इट इज एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट्स वेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल। क्या कहते हैं कि उनके झुंडों के निरंतर या मौसमी प्रवास की आवश्यकता होती है, ये शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित है, ठीक है। जो आपका ये ग्रेट एरिड बेल्ट है वर्ल्ड की, जो कि अटलांटिक के किनारे से आपके सहारा डेजर्ट तक गई हुई है मंगोलिया में, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पेस्टोरल साइज है 3000 मीटर, जो 3000 पुरानी आपकी ये बात है, 3000 कह रही हूँ, 1 साल पुरानी आपकी ये बात है। आ गया बेटे समझ में? चलो तो एक क्लास लीव करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 8 बजे क्लास होगी, इस क्लास में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नोमैडिक हर्डर समझा दिया है। नोमैडिक हर्डर के बाद हम करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक भूमि के कुछ टुकड़ों को काट के उनको जला के फिर उसके बाद उस जगह को छोड़ दो और दूसरे जगह पे जाके यही करो कि भूमि के टुकड़ों को साफ करेंगे और फिर वहां पे जो है इतना सारा काम करेंगे, है ना। तो इतनी ज्यादा हेक्टिक लाइफ कौन जानता है और कौन जीता भी है। तो बेटे अभी ये क्लास लीव कर दो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।